हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 1 to 5 यानी पीआरटी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जो टीआरई 1 हुआ था ये दो शिफ्ट में हुआ था। पहले शिफ्ट में मेल का पेपर हुआ था और दूसरे शिफ्ट में फीमेल का पेपर हुआ था। तो आज की इस क्लास में हम लोग शिफ्ट 1 के प्रश्नों को देखेंगे। यह पेपर 24/8/2023 को हुआ था। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसमें भी हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पर इसका सॉल्व मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर, जिसे हिंदी में विभव मापी कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी और वोल्ट मीटर यानी ए और सी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। गैल्वेमीटर की बात करें तो गैल्वेमीटर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेमीटर का। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सदिश राशि है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। देखते हैं इसको डिटेल में। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और बात करते हैं एग्जाम्पल, बल भी आपका क्या है? सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है। ठीक है, भार की बात करें, भार भी सदिश राशि है। विद्युत धारा ये भी सदिश राशि है। विस्थापन हो गया, ये भी सदिश राशि है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम बात करते हैं अदिश राशि की। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों की बात करें, उदाहरण तो दूरी हो गया, समय हो गया। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। द्रव्यमान भी आपका क्या है? अदिश राशि है। चाल हो गया, ठीक, चाल अदिश राशि है। ऊर्जा भी क्या है? अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है। ठीक है, ये सब उदाहरण ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। और एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला और एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? इंपॉर्टेंट है। कह रहा एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव, बल यानी वजन तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो भार क्या होगा? अधिक होगा। जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब हम लेटते हैं तो हम ज्यादा क्षेत्रफल घेरते हैं और जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? क्षेत्रफल कम होता है। और जब क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा। ठीक है, जब लेटेंगे तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा और इससे क्या होगा? भार का समान रूप से, जो हमारा भार होता है ये समान रूप से वितरित हो जाता है और पृथ्वी पर जो भार लगता है वो कम लगता है। ठीक है, आप सभी को पता है दाब बराबर क्या होता है, यानी पी बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है और ये क्या यहाँ पे? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल अगर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या? कम लगेगा। और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो भार अधिक लगेगा। और खड़े होने की स्थिति में क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए जो है भार अधिक लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कौन सी है? तो ऑप्शन बी, बैगनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 7 रंग कौन कौन से हैं, जिसे आप लोग क्या जानते, किस नाम से जानते हैं? विबजोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, विबजोर के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा रंग जो है अपवर्तित होता है, यानी सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? तो बैगनी रंग। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तित बैगनी रंग होता है, और सबसे कम कौन होता है? तो सबसे कम लाल रंग जो है विचलित होता है। बैगनी रंग की बात करें तो इसका प्रकीर्णन ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ध्यान सुनिएगा, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है, लाल की सबसे ज्यादा होती है। बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो गिरेगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गिरेगी। डिटेल देखते हैं। यद्यपि पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है, फिर भी बर्फ के टुकड़े यानी ठोस अवस्था में बर्फ के टुकड़ों को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, पहले तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है। ठीक है, तथा तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सतह क्या होगी? गिरेगी तेल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? करा किसका पीएच 7 से अधिक है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है, अगर पीएच 7 होता है तो क्या होता है? विलयन कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अगर 7 से ज्यादा होता है तो 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, और रक्त प्लाज्मा का जो पीएच होता है लगभग 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, यानी ये 7 से ज्यादा है तो रक्त प्लाज्मा कैसा हुआ? तो क्षारीय हुआ। यहीं पे हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक इसका पीएच होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस क्या हुआ? तो ये अम्लीय हुआ। सिरके की बात करें तो सिरके का पीएच जो होता है लगभग 2.4 से 3.4 तक होता है, तो सिरका भी क्या हुआ? अम्लीय हुआ। तो इसमें क्षारीय प्रकृति का यानी 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय होगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों को गलत हुआ था। करा एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? करा शुष्क
बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूड़ बनता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस। से क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। विरंजक चूड़ का फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, CaOCl2 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझे हुआ चूना है ये, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्रिया करवाया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? CaOCl2 यानी विरंजक चूड़ बन रहा है और जल बन रहा है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी जो है किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V बराबर क्या होता है? IR होता है। V क्या यहाँ पे? तो विभवांतर है, I क्या पे? एम्पियर, और R ये नितांक जिस पर चालक का प्रतिरोध कार्य करता है। ठीक है, V बराबर IR, यही आपका क्या है? ओम का नियम है। और एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? करा है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण से समझते हैं। देखिए, ये आपका आयरन है यानी लोहे का बुरादा है, और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो आयरन क्लोराइड बनता है यानी FeCl2। ठीक है, आयरन क्लोराइड जिसे फेरिक क्लोराइड कहा जाता है, और क्या बनता है? उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक, आयरन क्लोराइड और गैस यानी H2 उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समीकरण ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ये कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ प्रश्न है। बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि कौन सा है इसमें? तो वनारोपण, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ये क्या होती है? मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, जकड़े रहती हैं, तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती हैं। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है और बहाव में कमी आती है, और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? ये भी आपका TRE 2 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। टिन की तुलना में जिंक क्या होता है? अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है? टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? टिन का प्रयोग किया जाता है।
खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जो जिंक होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, और यह जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ क्रिया करके उसे जो है विषाक्त बना देता है, यानी खाने के लिए जो है अयोग्य बना देता है, यानी खराब कर देता है खाने को, इसलिए जो है टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय के द्वारा पूछ रहा कौन सा कार्य किया जाता है, तो डिंब का निर्माण, करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव, ये भी करेक्ट है। एस्ट्रोजन का स्राव, ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के मुख्य कार्य क्या है? डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरेज का निर्माण करना, ये इसके कार्य हैं। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, सरफेस, कोट्रेक्स और मेडुला, इसके 3 भाग होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने कई बार बताया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल की बात करें, इसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है, किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड और अंगूर या इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कॉलीफॉर्म कहा जाता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भूसतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ये हानिकारक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, संसद संबंधित। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, बिमल पटेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल। अगर हम बात करते हैं नए संसद भवन का जो है आधारशिला कब रखा गया था, तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। और नए संसद भवन में 3 प्रवेश भवन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 द्वार थे और हैं, मतलब इसमें। और लोकसभा की सीट कितनी है इसमें? 888 और राज्यसभा की 384, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को हुआ था। नेक्स्ट, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? करा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन है 10 से 15%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाली भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष, यानी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और BN राव जो है क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया था? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उस समय का ये करंट अफेयर था, ठीक है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे?
इब्न बतूता, ये किस देश का था? तो ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ठीक है, ये कब आया था? तो 1333 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, 1333 में। किसके समय में आया था ये? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज भी नियुक्त किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी यानी जज भी नियुक्त किया था। ठीक है, और कहाँ का था ये? तो मोरक्को का निवासी था ये। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। उस समय का करंट अफेयर था ये। केबल स्टे रेल पुल तो कहाँ पे बनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत का पहला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यह पुल 725 मीटर लंबा और 331 मीटर ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ज्ञात हो कि अंजी नदी चेनाब नदी की सहायक नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। अंजी नदी जो है ये चेनाब नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला अर्धचालक सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ पे? तो गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, गुजरात के किस जिले में? तो गुजरात के मोरबी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह से हर साल प्रश्न पूछा गया है। कह रहा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इरविन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरविन। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन पर निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसने जान बचाई थी? तो बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके बुलावे पर गांधी जी वहां पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी वहां पर गए थे। ये पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसके विरोध में हुआ था ये? तो तिनकटिया पद्धति के विरोध में हुआ था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? करंट अफेयर था उस समय जो है I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य कौन? तो भारत भी, इजराइल भी और UAE भी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। I2U2 ग्रुप जिसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया। ठीक है, अक्टूबर 2021 में इसका गठन किया गया था। और इसमें सदस्य देश कौन? तो भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं। और I2U2 को पहले वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत, इजराइल और UAE सभी थे इसमें। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर था उस समय, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हेग में है। ठीक है, हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो USA ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, USA।
हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो का जो है गठन कब हुआ था, तो 1949 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, पूरा नाम है नाटो का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें कितने देश हैं, वर्तमान में इसमें 32 हो गए हैं, 32 देश हैं। 32वां ध्यान रखिएगा कौन सा देश है इसमें, तो स्वीडन जो है 32वां देश है। ठीक है, नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था, नाटो प्लस के बारे में ध्यान देखते हैं। नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो को पांच गठबंधन राष्ट्रों जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला था, तो 2023 में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, जॉर्जी गोस्पोदिनो को मिला था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2024 में किसे मिला है, तो 2024 में जेनी एपेर्नबेक और माइकल हाफमैन और जेनी एपेर्नबेक को मिला है, किसके लिए, जो है कैरोस पुस्तक के लिए मिला है। ठीक है, कैरोस पुस्तक के लिए जो है इन्हें मिला है। नेक्स्ट है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लिंडा याकार्नो, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, महिला साक्षरता दर कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कितना है, तो 51.5% है महिला साक्षरता दर बिहार की, ऑप्शन क्या हो जाएगा ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार का कुल साक्षरता दर 61.80% है, 61.80, जो क्या है सबसे कम है भारत में। जिसमें महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5 है, और पुरुष साक्षरता दर कितना बिहार का, तो 71.2 है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, केरल में 94%, उसके बाद लक्षद्वीप में, मिजोरम, गोवा, ध्यान रखिएगा। और भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74.04 जो है भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14, और महिला कितना है, तो 65.46 महिला साक्षरता दर है भारत की। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जानी जाती हैं, सुभद्रा देवी, तो ऑप्शन सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ की है, तो बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं ये। ठीक है, इन्हें 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कदम की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों के निवासी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, और सरहुल त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरहुल त्योहार जो है ये संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, जायद के मौसम में जो है किसकी खेती की जाती है, तो खरबूजा, खीरा, तरबूज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तीनों, ऑप्शन डी। देखिए, जायद की फसल, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, तो खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरी, भिंडी आदि। जायद की फसलें जो है ये मार्च में बो जाती हैं, गर्मी में बो जाती हैं तथा जून में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, भारत में खेती के 3 मौसम हैं, कौन कौन से, रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अप्रैल से जून के मध्य से काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब जो है रबी की फसल है। खरीफ की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून जुलाई में, और शीत ऋतु के प्रारंभ में जो है इसे काट लिया जाता है। जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है क्या है, जूट ध्यान रखिएगा, ये खरीफ की फसल है, इसमें जायद दिया है, जायद नहीं होगा। ठीक है, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूकंप के बारे में दिया है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखिए, पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। भूकंप में जो तरंगे निकलती हैं, जो पी तरंगे हैं, करा अनुप्रस्थ नहीं, पी अनुप्रस्थ नहीं है। पी जो पी तरंगे हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये गलत है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये करेक्ट है। उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है, सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले को छोड़कर दोनों सही है। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारागार उपाय है जिससे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें देख लेते हैं डिटेल। भूकंप के दौरान जो है 3 तरंगें उत्पन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्राथमिक तरंग, इसे पी तरंग कहा जाता है। ये कैसी तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। दूसरा आपका जो एस तरंग होती है उसके तुलना में पी तरंगे 66% अधिक तीव्र होती है। दूसरा आपका पी तरंग है, सॉरी एस तरंग है, जिसे द्वितीय तरंग कहा जाता है। द्वितीय जो तरंग होती है यानी एस तरंग जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। और तीसरा आपका धरातली तरंगे, इन्हें एल तरंग कहा जाता है, ठीक है। 3 तरंग है, पी, एस और एल। और जो एल होता है ये सबसे अधिक प्रभावशील होती है और सबसे लंबा मार्ग ये तय करती है। जो पी होता है, पी आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, एस क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, और एल जो है ये सबसे अधिक प्रभावशील होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर के संबंध में पूछ रहा है, सत्य कौन सा है? यह विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है? नहीं, खारे पानी नहीं, मीठे पानी का है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ठीक है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें हैं। 5 झीलें वहां पे कौन कौन सी? सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटारियो झील है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मैंने कई बार बताया, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म तारा है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा है। इसे जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक। वायुमंडल, शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 40 से 45% है, 40 से 45% तक है, इसलिए क्या है? सबसे गर्म तारा भी है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा की ओर परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। जो शुक्र ग्रह है ये पश्चिम से पूर्व सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में ये जो है परिक्रमा करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व करता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा पूछ रहा, कौन सा इसमें है? तो इसमें आपका वेनेजुएला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेजन नदी ये सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी नील नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी दक्षिण अमेरिका देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम से होकर प्रवाहित होती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ये भी आपका TRE2 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो सबसे पहले कौन सा है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल ये सबसे शांत मंडल होता है
वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है, वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ते हैं। ओजोन परत भी आपका इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल होता है, सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? मध्य मंडल होता है। उल्का पिंड वगैरह यहीं यहीं आकर शांत हो जाते हैं। ताप मंडल में यहीं पे जो उपग्रह वगैरह लगाए जाते हैं यहीं पे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहिर्मंडल है। ये क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित प्रश्न आपके टीआरई 2 में भी पूछा गया था, 1 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। चीना बांग्लादेश नहीं, चीना जो है कहाँ पे कहा जाता है? श्रीलंका में कहा जाता है। ये 6 to 8 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। मिल्पा, मिल्पा जो है का जिम्बाब्वे दिया है, नहीं गलत है। लद्दाख मलेशिया, ये करेक्ट है। लद्दाख जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? लद्दाख कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में। स्थानांतरणशील कृषि या झूमी कृषि, ठीक है, को मलेशिया और जावा में लद्दाख नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में से चीना कहा जाता है। मैक्सिको में से मिल्पा, मैक्सिको या मध्य अमेरिका में से मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। थाईलैंड में से तमराई, म्यांमार में से तुंगिया, कांगो में से मसोने आदि नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो बेबर और दहिया ये आपका बुंदेलखंड, ठीक है। दीपा बस्तर जिला, बत्रा दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश में, और बीपीएससी ने जो है उड़ीसा भी माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा गया था टीआरई 3 या 2 में पूछा गया था शायद ये। कुमारी जो है केरल के पश्चिमी घाट में कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे करा, ग्रीनविच, ग्रीनविच यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर करा, वहां पे अगर 12 बजे दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? कह रहा है 30 डिग्री की पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 बजे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। या पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए नाम इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर 4 मिनट की कमी होती है। देखिए, करा कि ग्रीनविच देशांतर के 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर कितना मिनट? तो 4 मिनट की वृद्धि होती है। अगर हम पूर्व में जाएंगे, ठीक है, पूर्व में बढ़ेंगे, ग्रीन मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, पूर्व में आएंगे तो 4 मिनट की वृद्धि होगी, और पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट क्या होगा? माइनस होगा। तो प्रश्न में दिया आपका क्या? 30 डिग्री पूर्व, तो 1 डिग्री बराबर कितना है? तो 4 मिनट है। 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो यहाँ पे पूर्व दिया तो प्लस होगा, तो वहां पे 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? तो 2 बजेगा, 30 डिग्री पर 2 बजेगा, क्योंकि हम जो है पूर्व में जा रहे हैं, ठीक है। पूर्व में जाके क्या होगा? आगे बढ़ेगा समय। नेक्स्ट है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपट्टी के मुख्य घटक पूछ रहा है, तो सिलिका और एल्युमिनियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सिलिका और एल्युमिनियम। किसी महासागर के ऊपरी परत को महासागरीय भूपरपट्टी कहते हैं। महासागरीय भूपरपट्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी मोटाई जो है 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव होता है, ठीक। अच्छा, इसमें महासागरीय पूछा था, ठीक है। इसके विपरीत अगर महाद्वीपीय की बात करें तो महाद्वीपीय भूपरपट्टी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कायांतरित चट्टानों की प्रधानता होती है। इस परपट्टी की मोटाई 30 से 50 मीटर तक किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग पूछ रहा है, क्या होता है? पहला है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सही है आपका। मैंने किरण के जब का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था उसमें तो ये प्रश्न आया था, तो मैंने बताया भी था इसको। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, उसे क्या कहते हैं? उसे मल्चिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है? जो मृदा की होती है नमी जो होती है वो बनी रहती है, ठीक है। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों अथवा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। जिन पदार्थों से ढका जाता है उसे जो है मल्च कहा जाता है, ठीक। इससे नमी भी बनी रहती है और मृदा का कटाव भी नहीं होता है।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोग के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। इसी तरह हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति दिया है, ठीक है। पहला सुरमा घाटी असम में, सही है। लूनोज क्षेत्र ये गुजरात में, ये भी करेक्ट है। कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका क्या है, गलत है। इसमें ए सही है, बी सही है। तो पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी, एक से अधिक होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। सुरमा घाटी जो है आपका डिगबोई, नाहरकटिया और हुगरी मोरान क्षेत्र ये असम में है। लुनेज, अंकलेश्वर, उल्याद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र ये गुजरात में है। मंगला क्षेत्र ये राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये आंध्र प्रदेश में है, जो प्राकृतिक गैस का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अस्थायी सरकार से प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री पूछ रहा, कौन है, कौन थे उस समय? तो जगजीवन राम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम या अस्थायी सरकार में जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। औडा आसफ अली, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे, इंपॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। विदेश मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार इन्हीं के पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार पटेल के पास जो है गृह, सूचना तथा प्रसारण का दायित्व दिया गया था, और लॉर्ड वेवेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेवेल अध्यक्ष थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के पास जो है विदेश मामला भी था और राष्ट्रमंडल का कार्यभार था। सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय था। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। रेलवे जो है आपका औडा आसफ अली के पास था, और श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। आप लोग बताइए कि खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? मैंने बताया था इसके पहले, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए उसको। नेक्स्ट है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून ये कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह यानी नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून पारित किया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। ध्यान रखिएगा, 4 मार्च क्या होगा? 1918। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें पूछ रहा है सही है? पहला है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नहीं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है अलग से करवा रखा है थियरी 3 में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे जो मेन पॉइंट हैं उसको मैंने जो है उसमें करवाया था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू होगा इसमें पहला। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं, ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है, तीसरे थे। पहले कौन थे? पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन, ये करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति। बीपीएससी ने इसका आंसर जो है उरांव आना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गया अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस अधिवेशन में संथाल जनजाति ने भाग लिया था। संथालों के प्रमुख नेता रहे ताना भगत ने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा
उराव, खड़िया आदि कई जनजातियों ने 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने इसका आंसर जो उराव माना था। ध्यान रखिए, उराव माना था तो हम बीपीएससी का ही मानेंगे। ठीक, और ये जो है गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। कहाँ पे? गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, नहीं, ये गलत है। ये आपका जो है दुर्गा दास बसु, दुर्गा दास बसु की पुस्तक है ये। यंग इंडिया महात्मा गांधी, करेक्ट है ये। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं, तो ये आपका जो आएगा वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है ये। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सिर्फ बी सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक हैं दुर्गादास बसु। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक हैं वेलेंटाइन सिरोल या चिरोल, और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। यंग इंडिया गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है 1938 में किसके दस्ता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? करा 1938 में किसकी 1938 में किसके दस्ता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति में। ऑप्शन सी अध्यक्षता में उनके 1938 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के दस्ता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति यानी MPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, TRE2 में भी पूछा गया ये। तो इसके लेखक कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो बापू के कदमों में, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण, ठीक है, ये सब जो इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC के द्वारा कई बार पूछा गया ये। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अप्रैल 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन भी किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन विख्यात था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अरोड़ा आसफ अली भी थी, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। इंपॉर्टेंट है ये। उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वयोवृद्ध महिला। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना बेलगाम में हुई थी, लेकिन इसकी पहली बैठक पुणे में हुआ था। BPSC ने इसको आंसर जो है पूना माना है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा,
अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरुआत किया था, अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने तो 19 सितंबर 1916 में। ठीक है। इस आंदोलन का समान उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। तो तिलक का होम रूल लीग था ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में, बाकी जो बचा था वहां पे एनी बेसेंट काम करती थी। ठीक है। इन दोनों की पत्रिका ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका केसरी और मराठा, केसरी और मराठा इनकी पत्रिका थी। और 1916 के जो ये होम रूल आंदोलन था, इसी समय इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें एनी बेसेंट की पत्रिका कौन सी है, कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है पूछ रहा है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन ध्यान रखिएगा यमुना कारजी, राहुल शंकरत्यान भी इसमें शामिल थे, सहजानंद सरस्वती भी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग का ये गलत हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका यमुना कारजी, राहुल शंकरत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से निकाली जानी प्रारंभ हुई। राहुल शंकरत्यान इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। नेक्स्ट है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। ये ऑप्शन ए। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, और इनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। नेक्स्ट है नारों के नाम दिया है, संबंधित राजनीतिक दल दिया है। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो कांग्रेस सरकार ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था, तो जनता दल ने दिया था। जोतने वालों की भूमि यह नारा वाम मोर्चा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये आपका एनटी रामाराव। ठीक, गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली की भूमि वाम मोर्चा, तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। करेक्ट, कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। पहला ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी, करेक्ट है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, ये भी सही है। और द कॉमिंटन ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ए बी सी तीनों करेक्ट है। रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिण एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कॉमिंटर्न व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था। नेक्स्ट, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। ये एक भारतीय राजनीतिक एकात्म मानववाद विचारधारा के समर्थक, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के क्या थे, ये अग्रदूत थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग क्या थी। राजस्व में कमी की जाए, ये भी करेक्ट है। बेगार का उन्मूलन, सही है। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों
प्रवेश खोलना, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मांगे थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग, राजस्व में कमी, बेकारी का उन्मूलन करना, जमींदारों का बहिष्कार किया जाना, आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनीकरण यानी वनों की कटाई का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, भारी भोजन की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। नेक्स्ट, किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, ये किसका जो है आदर्श वाक्य है? तो ये आपका जो है रॉ का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, ये रॉ का क्या है? ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी। इसलिए इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, सरदार की उपाधि जो है इन्हें इसी आंदोलन के समय प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महामंदी के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है इसमें से? पहला, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था एकीकृत हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जहां लोगों की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। 1929 के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक असर किसानों और काश्तकारों पर भी पड़ा। नेक्स्ट, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? करा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये आपका 1992 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, और इसमें 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो ये हो जाएगा 32%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%। नेक्स्ट है,
यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिया है और अधिनियमों से संबंधित वर्ष दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम ये कब आया था? तो ये आपका 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में हो, ठीक है। और अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब आया था? तो ये आपका हो जाएगा 1976। और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1986 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर। दो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था 1976 में और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व आया था ये 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? कारण निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही इसमें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी ये किसने लिखी है? तो ये धर्मपाल की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? धर्मपाल की पुस्तक है। नेक्स्ट, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व कह रहा जो है किसे आश्वासित करता है? तो व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना या एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है? किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है? तो ये ऑप्शन सी एन.वी. रमन्ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूम रासायनिक चक्र नहीं है, इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं या कोश का विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैस शामिल होते हैं। फास्फोरस औषधि जैव भू रासायनिक चक्र है, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस जो है ये औषधि जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वपोषी जीव, पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जीवमंडल ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है।
ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? करा जो है किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्ध्य, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन बी, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्ध्य होता है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्यमान प्रकाश के बीच स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, उसे जैविक आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, उसे जैविक आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक उच्च पोषक स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचयन को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए भोजन के साथ अगले पोषक स्तर के जीव में ये चले जाते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की पूछ रहा वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पार्श्व तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। करा जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पार्श्व तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पार्श्व तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी के पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट। मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ को खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का डैश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? एक दिशा होता है। ठीक है, एक दिशी होता है, मैंने कई बार बताया इसका। और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? कौन सा जो पारितंत्र का संगठक है? तो जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारतंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक घटक, दूसरा आपका अजैविक घटक। जैविक घटक में हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, और अजैविक में आपका वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस जो होती है ये लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथेन गैस। मेथेन गैस जो है ये लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडफिल से मीथेन यानी CH4 उत्पन्न होता है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? कौन जो है आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप ये क्या होता है? स्वपोषी को कौन खाएगा? पौधों कौन खाता है? हिरण खाता है, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, और हिरण को शेर खाएगा, ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। खाद्य श्रृंखला में आप सभी को पता है क्या आता है? सबसे पहले उत्पादक आता है, उसके बाद कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता आता है, प्राथमिक के बाद द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय के बाद तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आते हैं। नेक्स्ट है,
पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। कह रहा है प्लास्टिक जो है किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता, किसी से भी नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं ये। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊर्जा स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। करेक्ट, सूर्य के वे ऊर्जा स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो सौर सेल हो गया, पवन चक्की हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत धारा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट है ये, हर साल इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, उसे आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। समानता प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को जाल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं, तो मात्र 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, 1% जो है ग्रहण करते हैं पौधे ऊर्जा, ठीक है, सूर्य से। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो सुंदरलाल बहुगुणा के। ऑप्शन क्या हो जाए, सी इसका राइट आंसर हो जाए। चिपको आंदोलन 1975 में हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद है। प्रथम पोषीय स्तर पूछ रहा है ये। प्रथम पोषीय स्तर पर कौन होता है, तो स्वपोषी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रथम पोषीय स्तर होता है। उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ, ये द्वितीय पोषीय स्तर है, द्वितीय पोषीय स्तर है। उसके बाद आपका द्वितीयक है, द्वितीयक उपभोक्ता है, ये आपका क्या है, तृतीय पोषीय स्तर है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे जो है रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा। ठीक, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अगली क्लास में हम लोग जो दूसरा शिफ्ट हुआ था फीमेल का, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।